हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के विषय भूगोल के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 क्या है दोस्तों? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसके अंतर्गत हम लोग आज शुरू करेंगे मृदा यानी मिट्टी। देखते हैं दोस्तों, आज हम लोग इसमें क्या क्या जानेंगे। सबसे पहली बात कि मृदा होती क्या है। देखिए, जब भी आप भूमि को देखते हो तो भूमि पर सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखाई देती है वो मृदा होती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि मृदा वो है जो भूमि से सबसे नज़दीक जुड़ाव रखती है। अगर इसकी डेफिनेशन बनाई जाए तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो डेफिनेशन होगी, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को मृदा कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर जो दानेदार कण आपको दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं मृदा। और ये मृदा जो है भूमि से बिल्कुल घनिष्ठता से, निकटता से जुड़ी रहती है, क्योंकि सबसे पहले जब आप भूमि को देखते हो तो आपको मिट्टी ही नजर आती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये मिट्टी बनती कैसे है? तो आइए समझते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से कारक जिम्मेदार है, कैसे उसका निर्माण होता है। तो मिट्टी का निर्माण होता है, सबसे पहली बात करते हैं, चट्टानों से प्राप्त खनिजों से। जो चट्टानों के अंदर जो खनिज संपदा प्राप्त होती है, यही खनिज धीरे धीरे सालों के अंदर टूट करके, अपरदित होकर के भूमि में समतल पर बिछ जाते हैं। और यही दानेदार जो खनिज होते हैं, यही मृदा के साथ मिलकर के उसको उपजाऊ बनाते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि मृदा के बनने का जो पहला कारक है वो है चट्टानों से प्राप्त खनिज। दूसरा जो कारक है वो है जैव पदार्थों से। जैव पदार्थों का मतलब हर वो जीव जो जिसका नष्ट हो जाना होता है, हर वो जीव जो नष्ट हो जाता है, चाहे वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो बड़े बड़े जानवर ही क्यों ना हो। जितने भी जानवर, सूक्ष्म जीव या पेड़ पौधों की पत्तियां सड़ करके, गल करके भूमि में मिल जाती है, और यही उस भूमि को उर्वरता प्रदान करती है और मिट्टी के निर्माण में भूमिका अदा करती हैं। तो दोस्तों, जो भी इंसानों को भी मृत्यु के बाद दफनाया जाता है, तो दफन होने के बाद इंसानों का भी जब अपघटन होता है, तो अपघटन के बाद इंसान भी मिट्टी में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी जैव पदार्थ जो हैं वो भूमि के अंतर्गत मृदा के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्या जीवों के मृदा में मिलने से क्या हो जाता है? मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, तीसरा पॉइंट मिट्टी के निर्माण का है भूमि से प्राप्त खनिजों से। देखिए, खनिज मैंने अभी हाल ही बताया कि मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों से तो होता है, लेकिन चट्टानों के अलावा भूमि के अंदर से भी खनिज संपदा निकाली जाती है। तो जब खनिज संपदा निकाली जाती है तो इन खनिजों के इसके ही मृदा के साथ मिल जाना है और इसी मिल जाने से क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। ये सारे फैक्टर, कारक की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये मिट्टी के मृदा के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो भूमि से प्राप्त खनिजों से भी मृदा का निर्माण होता है। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले कारक की तरफ। अपक्षय की क्रिया से मृदा बनती है। देखिए, अपक्षय क्या होता है? अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण, ये तीन चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल हम बहुत बात कर रहे हैं अपक्षय की। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई चीज़, अगर किसी भी वस्तु को आप गर्म करते हैं तो दोस्तों वो फैलना शुरू हो जाती है, लेकिन उसी वस्तु को अगर आप ठंडी करोगे तो वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। ये हमारी चट्टानें और भूमि पर जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, चाहे चट्टानें हो, चाहे भूमि की छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर भी हो, ये सारी चीज़ों में भी क्या होता है, जैसे ही सूरज की गर्मी इनको लगती है, ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है और वहीं रात के समय में सिकुड़ जाती है। गर्मी के दिनों में और ज़्यादा फैलती है और ठंड के दिनों में और ज़्यादा सिकुड़ती है। जब किसी चीज़ को आप बार बार कोई चीज़ फैलेगी, सिकुड़ेगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी, तो दोस्तों उन चट्टानों के अंदर जो बंध होते हैं, जो उनको ठोस बांधे रखते हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं और ऐसे में चट्टानें टूटना शुरू हो जाती हैं और यही चट्टानें टूट कर दानेदार मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं
अपक्षय प्रक्रिया। तो अपक्षय मतलब क्या होगा, चट्टानों का कमजोर होकर अपने ही स्थान पर टूटना अपक्षय कहलाता है। तो अपक्षय के द्वारा भी क्या हो सकता है, मृदा का निर्माण होता है। आखिरी हमारा जो पॉइंट है वो है खनिज और जैव पदार्थ। दोस्तों खनिज और जैव पदार्थ अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो उस क्षेत्र की मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र में खनिज और मृदा दोनों का मिश्रण है तो मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता है, खनिज और जैव पदार्थ दोनों मिलकर के इसको उपजाऊ बनाते हैं। और ये दोनों चीज़ें दोस्तों कौन सी मिट्टी में मिलती होगी, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि जिस मिट्टी में भी सबसे ज़्यादा उर्वरता होगी उन मिट्टियों में इस प्रकार की विशेषता पाई जाएगी। जैसे कि आपकी जलोढ़ मिट्टी, जैसे कि आपकी काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि उनमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं और ख़ास करके जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। दोस्तों गंगा यमुना का पूरा मैदान उसी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रक्रिया कितनी बड़ी है? अगर मैं आपसे कहूं कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बनने में कितने साल लग जाते हैं, 100 साल, 200 साल, 300 साल, सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो आप जो मिट्टी की परत देख रहे हैं उसको बनने में सैकड़ों साल लगे हैं। इसका मतलब मृदा का निर्माण बहुत ही मंद प्रक्रिया है, लेकिन इसे बनने में कम से कम सैकड़ों साल लगते हैं, वो भी केवल 1 सेंटीमीटर। तो आप जान सकते हैं कि मृदा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर इसकी 1 सेंटीमीटर की परत भी हम लोगों ने खत्म कर दी तो इसका मतलब किसी जगह पर सैकड़ों सालों में होने वाली प्रक्रिया को हमने समाप्त कर दिया है। इसलिए आगे हमें पढ़ने को मिलेगा कि मृदा अपरदन क्यों बड़ी समस्या है। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अपक्षय की क्रिया क्या है, जस्ट अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि अपक्षय की प्रक्रिया क्या है, जिसकी परिभाषा मैंने बहुत साधारण तरीके से शब्दों में बताई थी। अपक्षय मतलब होता है कि चट्टानों का अपने ही स्थान पर कमजोर होकर टूटना अपक्षय कहलाता है। लेकिन ये अपक्षय जो होता है ये कैसे होता है, तो अपक्षय कैसे होता है, देखिए ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये हमारे डेफिनेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। लेकिन उसके अलावा भी अपक्षय किस तरह से होता है उसको समझ लेते हैं। तापमान में परिवर्तन के कारण भी अपक्षय की क्रिया होती है। तापमान में परिवर्तन मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि ठंड के दिनों में तापमान गिर गया है, गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ जाता है। तो ठंडी के दिनों में चट्टानें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। वहीं दोस्तों गर्मी के दिनों में जब तापमान बदलता है तो धीरे धीरे चट्टानें फैलना शुरू हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर तापमान में परिवर्तन आता है चट्टानें जो है धीरे धीरे टूटना या कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अपक्षय। दूसरा पॉइंट जो हमारा उसको बोलते हैं तुषार क्रिया। तुषार क्रिया क्या होती है? अच्छा, आपने कभी न्यूज़ में पढ़ा होगा या समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनलों में देखा भी होगा कि कई बार बारिश के दिनों में अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एक पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाके में बहुत बड़ी जो ये कोई चट्टान है वो गिर जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, गिर जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं इसको। तो होता क्या है इसमें, भूस्खलन होता क्या है, ये जो बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती हैं, उसके पीछे जो प्रक्रिया है वो आपकी तुषार प्रक्रिया है। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं तुषार चीरण के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें होता क्या है, अक्सर ये होता है कि हमारे भारत में हिमालयी क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्र मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये हिमालयी क्षेत्र कहलाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। शीत ऋतु में क्या होता है कि जब इन चट्टानों के ऊपर पानी गिरता है तो पानी इन चट्टानों की दरारों में भर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पानी इसमें भर गया, अब क्या हुआ, ये पानी तो भर गया, लेकिन शीत ऋतु में क्या हो रहा है कि ये बर्फ़ जो है पानी काय में कन्वर्ट हो गया, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। या ऐसा फ़र्ज़ कर लो कि पानी की बजाय क्या गिर रही है, स्नो गिर रही है या बर्फ़बारी हो रही है, तो ये बर्फ़ जो है इन चट्टानों की दरारों में फैल जाता है, पड़ जाता है। तो जैसे ही रात की समय आता है या शीत ऋतु आती है तो पानी और ठोस बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता होगा कि जब पानी बर्फ़ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जब पानी से आप बर्फ़ बनाते हो तो उसका आयतन बढ़ जाता है और आयतन बढ़ने की वजह से ये बर्फ़ इस चट्टान को दूर इधर दोनों तरफ इसको धक्का देता है, जिससे क्या होता है, चट्टान में दरार पड़ जाती है
और अगर चट्टान में दरार पड़ गई तो ये वाली चट्टान का हिस्सा इस चट्टान से अलग हो गया। धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, लगातार सालों में यह प्रक्रिया होती जाती है, वो दरार बड़ी हो जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो चट्टान का बहुत बड़ा हिस्सा इस मेन चट्टान, मुख्य चट्टान से अलग होकर नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है तुषार क्रिया। और ये भी अपक्षय का ही एक प्रकार है जो कि ठंडे इलाकों में देखा जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। पौधों एवं प्राणियों के क्रियाकलाप के कारण भी अपक्षय होता है। पौधों एवं प्राणियों के क्रियाकलाप से कैसे? कई बार आपने देखा होगा कि कुछ घरों के आसपास बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, उन पेड़ की जड़ों से आपने देखा होगा कि कई घरों में दरारें पड़ जाती हैं। ये आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि गांव में, शहरों में कहीं पर भी जब कोई पेड़ लगा होता है, बहुत पुराना पेड़ है, या आपने बाद में मकान बनने के बाद कोई पेड़ लगाया है, तो जब उस पेड़ की जड़ें जब फैलती हैं तो वो पेड़ क्या करता है? उस मकान को या आसपास की ज़मीन में क्या कर देता है? दरार पैदा कर देता है। तो जीव जंतुओं के वजह से या इन पेड़ पौधों की वजह से जो अपक्षय यानी जो चट्टानें कमज़ोर हो रही होती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग अपक्षय कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हमें ये भी समझ में आ गया होगा। और हमारा अंतिम पॉइंट है, शैलों का टूटना और क्षय होना ही अपक्षय है। अपक्षय का मतलब में क्षय शब्द जुड़ा हुआ है। क्षय का मतलब होता है हानि होना, चट्टानों की हानि होना, इसका मतलब चट्टानों का टूटना। तो शैलों का टूटना ही क्या कहलाएगा? अपक्षय कहलाएगा। और जिसकी परिभाषा मैंने सबसे पहले दे दी थी, एक बार फिर से मैं परिभाषा को रिपीट कर रहा हूँ। परिभाषा क्या है? चट्टानों का अपने ही स्थान पर कमजोर होकर टूटना अपक्षय कहलाता है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा? अभी हमने समझा अपक्षय की क्रिया के बारे में। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या क्या मिलने वाला है? आगे हमें पढ़ने को मिलेगा मृदा निर्माण के कारक। मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक जिम्मेदार है? तो मृदा निर्माण में जो कारक जिम्मेदार है, पहला तो वो कि जनक शेल का स्वरूप कैसा होगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि जो शेल, जिस चट्टान के टूटने से मृदा बनी है, उस चट्टान में खनिजों की मात्रा किस तरह की थी? वो चट्टान क्या आग्नेय चट्टान थी? क्या वो चट्टान कायांतरित चट्टान थी? या क्या उस चट्टान का नाम जो है अवसादी चट्टान है? तो देखने को ये लगता है कि वो चट्टान जो है वो मूल चट्टान किस तरह की, जिसका स्वरूप कैसा था, उसमें किस प्रकार की खनिज संपदा अंदर उसमें होगी। क्योंकि हमें खनिज ऐसे दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन जब वो चट्टान टूटती है तो हमें मृदा का निर्माण होता है। तो मुख्यतः 2 ही कारक जिम्मेदार है। पहला सबसे महत्वपूर्ण, चट्टान जनक शेल का स्वरूप, यानी जिस चट्टान से, जिस शेल से टूट करके मिट्टी बनी है उसका स्वरूप है। और दूसरा है जलवायवीय कारण। जलवायवीय कारण भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी समझा था। मैंने आपको बताया भी था कि 3 प्रकार से जलवायु को, क्षेत्रों को पूरी तरह से दुनिया में बांट दिया गया है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु हो गई। शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय, तो इन सभी जगहों पर तापमान में भिन्नता होती है। तो जलवायु कारण की वजह से अलग अलग जगह आपको मिट्टी अलग अलग तरह की पाई जाती है। फर्ज करो कि भारत में, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है, क्या वही मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है? तो बिल्कुल नहीं। पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में जो है उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम लोग ज़्यादातर क्या नाम दिया जाता है? जैसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कुछ देशों में विशेष प्रकार की मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों हमें इसमें आगे बढ़ना है। इसके अलावा ये तो आपके मुख्य कारक हो गए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मृदा के निर्माण के मुख्य कारक कौन कौन से हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए ये 2 कारक इसके मुख्य कारक है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कारक लिखने, तो इसके अलावा कौन कौन से कारक है? तो मृदा निर्माण के इन 2 मुख्य कारकों के अलावा अन्य 3 कारक है, जिसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला कारक है स्थलाकृति। स्थलाकृति इसका मतलब आप किस क्षेत्र में है यह निर्भर करता है। क्या वह मृदा ढाल वाले इलाकों में है? क्या वह मृदा नदी के आसपास वाले इलाकों में है? या क्या वह मृदा पर्वतीय क्षेत्रों पे है? या वो मृदा जो है वो घाटी वाले क्षेत्रों में है, या जहाँ पर लगातार पानी भरा होता है?
तो हर जगह की मृदा अलग अलग हो सकती है। पर्वतों पर जो मृदा पाई जाएगी उसकी गहराई वैसे भी कम होती है, लेकिन नदियों के आसपास पाई जाने वाली मिट्टी की गहराई बहुत ज़्यादा होती है। ढाल पर अक्सर मिट्टी नहीं रुक पाती, तो वहाँ पर आपको मिट्टी बहुत कम मात्रा में मिलेगी। वहीं जब मैंने कहा कि उस क्षेत्र में जहाँ पर अक्सर पानी भरा रहता है तो वहाँ की मिट्टी भी आपको अलग दिखाई देगी। वहाँ की मिट्टी दलदली प्रकार की मिट्टी होती है, जिसे हम लोग पीट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो स्थलाकृति है वो भी एक महत्वपूर्ण कारक तो है, लेकिन फिर भी मुख्य कारक के अलावा ये अन्य कारक माना जाता है। अन्य कारक की बात करें तो जैव पदार्थ भी इसको डिफाइन करते हैं। जैव पदार्थ भी मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि पतझड़ के समय में पेड़ों की पत्तियां गिर जाती है, और कितने पेड़, लाखों करोड़ों पेड़ हमारे भारत में हैं। इन करोड़ों पेड़ों की पत्तियां जब गिरती है तो पत्तियां जाती कहाँ हैं? ये पत्तियां गिर करके, सड़ करके मिट्टी में मिल जाती हैं और ह्यूमस का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, मिट्टी के ऊपर जो पत्तियां गिरती हैं और ये मिट्टी में मिल जाती है, सब जैव पदार्थ ही तो हैं। छोटे मोटे जीव जंतु, कीट, सूक्ष्म जीव सारे मृत्यु होने के बाद इनका अपघटन होता है और सारे मिल जाते हैं मिट्टी में। तो ये सारे जैव पदार्थ क्या करते हैं? ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो मिट्टी के निर्माण के कारक में हम समझ सकते हैं कि जैव पदार्थों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं अन्य कारक में। निर्माण का समय, मैंने बोला था आपको, अभी बताया था कि एक सेंटीमीटर मिट्टी की परत बनने में दोस्तों कितना समय लगता है? सैकड़ों बरस लग जाते हैं। तो मिट्टी जितनी पुरानी होगी, देखिए मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं बोलूँ कि बहुत पुरानी मिट्टी है तो ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा पुरानी हो जाती है मिट्टी तो उसकी उर्वरता कम हो जाती है, लेकिन नवीन मिट्टी अगर होती है तो उसकी उर्वरता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखा जाता है कि मिट्टी की परत कितनी मोटी है। अगर मिट्टी की परत बहुत छोटी, इसका मतलब उसको बनने में अभी ज़्यादा समय नहीं लगा है। अगर उसको सैकड़ों से हज़ारों साल लग जाते हैं तो ऐसे में मिट्टी की जो परत है वो क्या दिखाई देगी आपको? बहुत गहरी और मोटी मिट्टी दिखाई देगी। कई जगहों पर आपने देखा होगा या सुना होगा कि काली मिट्टी की बहुत गहरी परत वहाँ पर मिली है। जैसे कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी की बहुत गहरी परत मिलती है। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी बहुत पुरानी है। जब हो सकता है कि हमें तो, इंसान तो उस समय शायद रहा नहीं होगा, हजारों या लाखों वर्ष पहले जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था तब काली मिट्टी वहाँ पर बनकर निकली थी। और उसी काली मिट्टी में आज हमारे देश में, महाराष्ट्र में कपास की खेती होती है। आगे जब हम लोग कृषि पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस काली मिट्टी का एक बार और हम लोग जिक्र करेंगे, क्योंकि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पे कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास की फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये 3 कारक अन्य हमने पढ़ लिए और 2 मुख्य कारक हमने पढ़ लिए। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से कारक जिम्मेदार है। अब हम लोग उन कारकों की बात करने वाले हैं जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने से मतलब खाली, देखिए, अगर आपके सामने कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई है कि उसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित का मतलब खाली ये मत समझ लेना कि उस पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता होगा। हो सकता है कि कोई कारक उसको सकारात्मक रूप से भी प्रभाव करे। तो हम लोग आज जो कारक पढ़ने वाले हैं इसमें दोनों तरह के कारकों की मैं बात करूंगा। उसमें कुछ नकारात्मक भी होंगे जो मिट्टी के निर्माण को कम कर सकते हैं या मिट्टी के को खत्म करने का भी प्रयास करते हैं, और कुछ कारक ऐसे भी हैं जो मिट्टी के निर्माण को बढ़ावा देते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि सकारात्मक बिंदुओं को पहले पढ़ें। तो बात करते हैं इन बिंदुओं की कि मृदा को प्रभावित करने वाले या मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहले कारक की हम लोग बात करते हैं। पहले जो कारक है मृदा निर्माण में किस तरह से प्रभावित करते हैं, तो जो पहले कारक आप लोग देख पा रहे हैं, जनकशैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिजों की मात्रा, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? जनकशैल हो या रंग हो या गठन हो या रासायनिक गुणधर्म हो या खनिजों की मात्रा हो, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है? मृदा की जो पारगम्यता है, मृदा की जो पारगम्यता मतलब मृदा के अंदर पानी सोखने की कितनी कैपेसिटी, क्षमता है, इसको निर्धारित करती हैं। तो ये सारे फैक्टर मृदा को, अगर ये जनकशैल और इनमें ये
अच्छी उत्तम क्वालिटी के उच्च कोटि के होंगे तो ऐसे में मृदा की पारगम्यता वो बढ़ जाएगी और मृदा ज़्यादा उर्वर हो सकती है। दूसरा जो फैक्टर है आपका, दूसरा जो कारक है वो क्या है, उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। संचय का मतलब होता है स्टोरेज, संचय का मतलब होता है भंडारण। अगर मैं ऐसा कहूँ, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि अगर आप ढाल वाले इलाके में रह रहे हो तो ढाल वाले इलाके में मृदा बहुत कम दिखाई देगी, मृदा की गहराई कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वो ढाल वाला एरिया है, जैसे पर्वतीय इलाका है, ये एरिया आपको ढाल वाला दिख रहा है। अगर यहाँ पर मृदा होगी तो जाहिर सी बात है कि जब भी बारिश होगी ये बारिश के साथ में मृदा बहती चली जाएगी, तो इसकी पतली ही परत आपको दिखाई देगी। तो ऐसे क्षेत्रों में खेती करना ज़्यादा आसान नहीं होता है, तो बहुत मुश्किल यहाँ पर होता है। तो किसान यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की खेती करते हैं जिसकी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं एक बताना ये चाह रहा हूँ कि उच्चावच तुंगता मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर और ढाल वाले क्षेत्र जो है मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं कि कितनी ऊंचाई पर कोई चीज़ है। अगर मैं बोलूँ कि वो बहुत नीचे है, मैदानी इलाकों में है, तो मृदा का संचय बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। लेकिन अगर वो इलाका ढाल वाला है तो मृदा का संचय कम होगा, और वो इलाका पर्वतीय है तो वहाँ पर भी मृदा का संचय क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ढाल तुंगता यानी उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे बात करते हैं अन्य फैक्टर की ओर। वनस्पति जात और प्राणी जात तथा सूक्ष्म जीव ह्यूमस के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर पेड़ों की पत्तियां सड़ करके मिट्टी में मिल जाती हैं या छोटे छोटे जीव मरने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, ये जीव जंतु वनस्पति सारी चीज़ें मिट्टी में मिलती हैं, जितनी ज़्यादा ये मिट्टी में मिलेगी उस मिट्टी की ह्यूमस की मात्रा जो है, नमी की मात्रा जो ह्यूमस उसमें होती है जो उर्वरता को बढ़ाती है, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो निर्भर करता है कि आपके क्षेत्र में ये प्रक्रिया कितनी ज़्यादा हो रही है। तो ज़्यादा अगर वनस्पति के पत्तियाँ, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव अगर ये समाप्त होकर के मिट्टी में मिलेंगे तो उन एरियो की, उन क्षेत्रों की आपको क्या मिलेगी, ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा ही दिखाई देगी। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि जिन एरियो में वनों का प्रतिशत ज़्यादा है या जिन क्षेत्रों में पेड़ों की संख्या, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, तो उन स्थानों पर आपको किस प्रकार की मिट्टी दिखाई देगी, वह मिट्टी जिसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। तो ह्यूमस की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक ये आ गए। इसके अलावा और भी कारक है जो ह्यूमस की मात्रा को प्रभावित करते हैं। तो ये ह्यूमस की मात्रा को प्रभावित करने वाले अन्य कारक कौन से हैं? जलवायु, तापमान, वर्षा और अपक्षय, ये भी ह्यूमस के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस के निर्माण की दर कितनी तेज होगी या कितनी धीमी होगी, यह निर्भर करता है जलवायु पर, यह निर्भर करता है तापमान पर, और यह निर्भर करता है वर्षा और अपक्षय की क्रिया पर निर्भर करता है। तो ये सारे फैक्टर ह्यूमस की निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते, आखिरी फैक्टर हमारा है जो समय और मृदा, समय जो है वो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मैंने आपको कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की है कि दोस्तों 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने के लिए कितना समय लगता है, उसको सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 सेंटीमीटर और हमको इतनी मोटी परत चाहिए तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट फैक्टर क्या है, जितना ज़्यादा समय आप मृदा को दोगे और उतने ही समय के साथ साथ मृदा की मोटाई में परिवर्तन होता चला जाएगा, मोटाई बढ़ती चली जाएगी। तो मोटाई का संबंध, मृदा की मोटाई का संबंध समय से है। तो समय सबसे बड़ा फैक्टर है, और वैसे भी कहा जाता है ना कि समय हर मर्ज की दवा है। तो समय इस मिट्टी की मोटाई बढ़ने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। आइए दोस्तों समझते हैं आगे। अब हमने ये तो समझ लिया कि मृदा क्या है, हमने ये भी समझ लिया कि मृदा के निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। हमने मुख्य कारक और अन्य कारकों की बात कर ली, और ये भी समझ लिया कि उसके निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है मृदा के लिए खतरा। ये मिट्टी के लिए समस्या उत्पन्न कैसे हो गई? देखिए, मिट्टी के लिए समस्या उत्पन्न हो गई, कुछ लोग बोलते हैं कि इंसानों की क्रियाकलापों की वजह से मिट्टी के लिए समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन खाली इंसानों के क्रियाकलाप से ही नहीं, प्रकृति भी इसके लिए इसमें जिम्मेदार है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि एक बहती हुई नदी बहुत तेज गति से बहती है, तो वो बहती हुई नदी अगर मिट्टी को बहा कर ले जाए तो मृदा अपरदन कहलाता है। तो हो गया ना प्राकृतिक कारण। तो खाली मानव ही नहीं, प्रकृति भी मृदा को
हानि पहुंचाने के लिए बराबर जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी मानवों के क्रियाकलापों ने इस मृदा अपरदन को, मृदा की समस्या को बढ़ावा ही दिया है, हमने इसको कम नहीं किया है। तो समझते हैं मृदा के लिए खतरे क्या है। मृदा के लिए सबसे बड़ा खतरा है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मतलब मृदा की परत का धीरे धीरे कम होना या मिट्टी का टूट टूट करके पानी के साथ बह करके चले जाना। तो मिट्टी का, अगर मिट्टी की परत की मोटाई में जो कमी आ रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। क्षीणता, सीधी सीधी बात है, क्षीणता मतलब समाप्त हो जाना। धीरे धीरे अगर मृदा समाप्त हो रही तो उसको हम लोग बोलते हैं मृदा क्षीणता। अब मैंने बताया आपको मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक दोनों ही कारक मृदा के निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार कारक होते हैं। निम्नीकरण मतलब मृदा की में कमी आना। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसमें ये मृदा है, इसमें देखिए ये जो मृदा है, अगर लगातार तेज बारिश होती है और इसके आसपास कोई नदी बहती है तो ये फसल भी नहीं दिखेगी और आपको जो मृदा दिख रही है ये भी नहीं दिखेगी। सबसे ज़्यादा समस्या हमारे देश में नदियों में आने वाली बाढ़ की वजह से जो मृदा का अपरदन होता है वो समस्या भारत की सबसे बड़ी समस्या है। और कुछ नदियाँ तो मृदा अपरदन के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की चंबल नदी सबसे ज़्यादा ये मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार है। चंबल नदी जब भी बहती है, जिन भी क्षेत्रों में बहती है, वहाँ पर मिट्टी का कटाव करती हैं। आपने कभी सोचा है कि मिट्टी का कटाव क्यों होता है? उसके पीछे एक बड़ा रीज़न जिम्मेदार है और वो कारण है मानवीय कारक। हम लोगों ने लगातार हमारे मकान बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए लगातार पेड़ों की कटाई की है। करोड़ों पेड़ हमने इन सालों में काट दिए, लेकिन हमने इतने लगाए नहीं हैं। ये पेड़ मिट्टी को संरक्षित करते हैं और मिट्टी को जोड़ के रखते हैं और इसलिए पेड़ों को लगाने पर बार बार ध्यान दिया जा रहा है। तो मिट्टी के निम्नीकरण के दोनों कारक होते हैं। कौन कौन से? मानव कारक होते हैं, मानवीय कारक, और दूसरा जो कारक है वो किस तरह का होता है? प्राकृतिक कारक होता है। तो मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक दोनों ही मिट्टी के निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। आइए समझते हैं ये कारक में कौन कौन से कारक होते हैं। तो मानवीय कारक कौन से हैं और प्राकृतिक कारक कौन से हैं? पहले बात करते हैं मानवीय कारकों के बारे में। मानवीय कारक में सबसे अहम जो मुद्दा है वो है आपका वनोन्मूलन का। वनोन्मूलन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई। लगातार इंसान जब डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है, तो अपने विकास के साथ साथ उसने प्रकृति को बहुत क्षति पहुंचाई है और हमने वनों को लगातार काट के शहर, गांव और कृषि योग्य भूमि बनाई है, जो कि वनों की कटाई के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। तो हमारी इच्छा शक्ति की पूर्ति के लिए हमने क्या किया है? वनों को काटा है और इन्हीं वन के उन्मूलन की वजह से धीरे धीरे मिट्टी की जो परत है वो क्षीण होती चली गई और मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। अतिचारण की वजह से, अतिचारण मतलब होता है ज़्यादा एरिया, जो बहुत बड़ा एरिया होता है उसमें ज़्यादा पशुचारण को बढ़ावा देंगे। पशुचारण को बढ़ावा देने की वजह से भी मिट्टी की जो है वो परत धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है, मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। और उर्वरकों का इस्तेमाल, कीटनाशकों का इस्तेमाल, ये भी भले ही हम लोग बोले कि उर्वरों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा मात्रा में फसलें उत्पन्न होती है क्योंकि ये कीटों को ख़त्म कर देती हैं, लेकिन दोस्तों हम कई बार अच्छा काम करने जाते हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा काम भी हो जाता है। तो ये उर्वरक और कीटनाशक क्या करते हैं? इन उर्वरकों और कीटनाशकों की वजह से क्या होता है? धीरे धीरे मृदा की उर्वरता भी कम होना शुरू हो जाती है। और आपने देखा होगा, अगर आपके परिचित में कोई किसान है, अगर नहीं है तो किसी, अगर कहीं मिल भी जाता है तो उससे पूछिएगा कि आपने पिछले साल कितना उर्वरक अपने खेत में डाला था और आपने इस साल कितने उर्वरक का इस्तेमाल अपने खेत में किया है, तो बताएगा कि हमें हर साल पिछले साल से ज़्यादा कीटनाशक और उर्वरकों का छिड़काव करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके द्वारा छिड़का गया उर्वरक धीरे धीरे उसकी उर्वरता को भी तो कम कर रहा है। इसी वजह से दोस्तों इनमें भी इसका उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन समुचित तरीके से व्यवस्थित कम से कम उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्राकृतिक कारणों की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक कारक क्या क्या है? पहला प्राकृतिक कारक है वर्षा। तेज वर्षा वाले इलाकों में अक्सर भूस्खलन की समस्या आ जाती है। तो वर्षा अगर ज़्यादा है तो उसके कारण क्या होता है? धीरे धीरे मिट्टी समाप्त होना शुरू हो जाती है, वहाँ पर मिट्टी बह करके पानी के साथ निकल जाती है। प्राकृतिक कारण के अंतर्गत दूसरा जो कारण है वो भूस्खलन है। अगर मिट्टी का बहुत बड़ा हिस्सा टूट करके बह गया, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो,
पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा अपक्षय के कारण टूट कर गिरा तो उसके साथ मिट्टी की बहुत बड़ी परत भी समाप्त हो जाएगी। और आखिरी दोस्तों मैंने बताया बाढ़ वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा मिट्टी की समस्या होती है। तो दोस्तों यहाँ हमने समझे दोनों कारक, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। बढ़ते हैं आगे आगे, चलिए समझते हैं आगे। मृदा संरक्षण की विधियों की बात करते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि मृदा के लिए क्या क्या समस्या है, हमने पढ़ा कि मृदा अपरदन बहुत बड़ी समस्या है, हमने पढ़ा कि मृदा की क्षीणता या निम्नीकरण बहुत बड़ी समस्या है। तो कुछ कारक भी तो, कुछ विधियां भी तो होगी जिससे हम लोग मिट्टी को कटने से या मिट्टी के अपरदन होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में किसान जो है बहुत तरीके इस्तेमाल करते हैं मिट्टी को बचाने के लिए। तो देखते हैं वो तरीके क्या क्या है। मिट्टी के संरक्षण के जो तरीकों में सबसे पहला तरीका आता है वो आता है मल्च बनाना। दोस्तों मल्च बनाना क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ कहीं ये मल्चिंग वाला सिस्टम जो होता है, आपने मिर्ची देखी है, जो मिर्ची हरी मिर्ची आपको मार्केट में मिलती है, इस मिर्ची को उगाने के लिए दोस्तों किसान मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं कि मिर्ची के आसपास वो बिछा देते हैं एक फाइबर प्लास्टिक का एक मल्च बना करके बिछा देते हैं, और वो क्या करता है मिट्टी की नमी को बनाए रखता है। बहुत सारे लोग जो कुछ पेड़ पौधे उगाते हैं वहाँ पर भी वो मिट्टी की नमी को बचाने के लिए इसी तरह का इस्तेमाल करते हैं। इसको आगे हम लोग डिटेल में एक एक तरीके को पढ़ेंगे। तो पहला तरीका दोस्तों हमारा क्या है, मल्च बना करके मिट्टी को बचाया जा सकता है, मिट्टी की नमी को बचाया जा सकता है। दूसरा वेदिका फॉर्म करके, ये वेदिका फॉर्म एक तरीका है जो ढाल वाले इलाकों में अक्सर किसान इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी भी हम लोग बात आगे अलग से अच्छे तरीके से करेंगे। तीसरा जो तरीका है रक्षक मेखला। अक्सर रक्षक मेखला उन इलाकों में इस्तेमाल की जाए। रक्षक मेखला मतलब क्या, रक्षा करने वालों की एक श्रृंखला को रक्षक मेखला कहते हैं। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि बहुत बड़े बड़े पेड़ आपने एक लाइन में लगा दिए हैं, इधर से तेज हवा आ रही है तो ये तेज हवा आपकी फसल को नुकसान न पहुंचाए और मिट्टी को बहा कर न ले जाए, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रक्षक मेखला का इस्तेमाल भी मिट्टी को बचाने के लिए किया जाता है। समोच्च रेखी जुदाई जो होती है, समोच्च रेखी जो खेती होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये भी पहाड़ी इलाकों में ही की जाती है। और नेक्स्ट है आपका चट्टान बांध बना करके, जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा नदियाँ बहती हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। फोटो के माध्यम से इसको समझेंगे। नेक्स्ट है आपका समोच्च रेखी रोधिकाएं। समोच्च रेखी रोधिकाएं और समोच्च रेखी जो जुताई होती है ये दोनों लगभग समान ही होती है, इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग इलाकों में की जाती है। दोस्तों फोटो के माध्यम से आपको बहुत आसान तरीके से इसको समझाया जाएगा। आगे बढ़ते जो आखिरी आपका बीज की फसल उगाना। बीज की फसल उगाना अक्सर किसान क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाए रखने के लिए अलग अलग प्रकार की फसलें एक ही जगह पर उगाना शुरू कर देते हैं, या अलग अलग फसल चक्रण में वो ऐसी फसलें उगाते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखे और आपको अलग से रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल न करना पड़े। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक एक करके सबको समझते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। पहला है आपका मल्च बनाना। मल्च बनाना मैंने आपको बताया कि जो फसलें उगाई जाती हैं या कुछ ऐसी खेती होती है जिनमें, जैसे टमाटर की खेती मान लो, टमाटर हो या मिर्ची की खेती हो, तो उसमें ऐसे खेती की जाती है, बीच में जगह छोड़ दी जाती है। तो यहाँ पर आपके टमाटर उगेंगे इस जगह पर, या मिर्ची उगा दी जाती है, तो ऐसे खेती की जाती है। इसमें करते क्या है, मल्च क्या करते हैं, जो बीच की जगह है ये खाली पड़ी हुई, ये अनावृत जगह जो है, ऐसा ना हो कि धूप गिरने की वजह से ये कड़क हो जाए और नमी खत्म हो जाए और हमारे टमाटर और मिर्ची पर इस पर प्रभाव पड़े। तो क्या करते हैं, इस पर एक मल्च बिछा देते हैं। पेपर आता है, इसको हम लोग पॉलीथीन भी समझ सकते हैं, कुछ लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल भी करते हैं। इसको ढक दिया जाता है ताकि जो है जो मिट्टी की जो नमी है उसको बचाया जा सके, और उसी को बोलते हैं मल्च बिछाना। जैसे पौधों के बीच जो अनावृत जैव भूमि होती है, जैव पदार्थ या प्रवाल से उसे ढक दिया जाता है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। जैव पदार्थ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्रवाल से ढक सकते हैं। अगर प्रवाल या जैव पदार्थ की उपलब्धता नहीं भी है तो उसके अलावा दूसरा आपके पास कारक है कि आप चाहे तो मल्चिंग पेपर बिछा सकते हैं। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जैव पदार्थ जैसे गोबर का खाद जो होता है उसकी भी एक परत बनाई जा सकती है, वो भी नमी को वहाँ बचा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये उसी मल्च का
जो है रिजल्ट है। मल्च बिछाने के बाद इसकी नमी में देखो कितना अच्छा नमी मिल रहा है। तो मल्च बिछाने से मिट्टी की नमी को बरकरार रखा जा सकता है। दूसरा जो हमारा फॉर्म है उसकी चर्चा करते हैं, वेदिका फॉर्म। वेदिका फॉर्म क्या होते हैं, ये आप देख रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, ये पहाड़ी इलाकों में लगातार काट काट के सीढ़ीदार जैसा कुछ सिस्टम बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि ये ढाल वाले इलाके में आपको क्या करनी है, आपको खेती करनी, ये एक पर्वतीय इलाका है, तो ढाल वाले इलाकों में खेती करनी, तो ऐसे तो खेती कर नहीं पाओगे क्योंकि बारिश होगी तो आपकी फसल खेती के साथ क्या चली जाएगी, फसल और मिट्टी दोनों बह के चली जाती है। तो ये लोग यहाँ पर करते क्या हैं, ये बनाते हैं वेदिका फॉर्म। वेदिका आपने कहीं पर अगर हवन होते हुए देखा है, अगर हवन शांति आप सब लोग समझते होंगे, हमारे पुराने वैदिक संस्कृति का एक हिस्सा है जिसमें वो हवन शांति में एक कुंड बनाते हैं, हवन कुंड, उसमें ऐसे ऐसे बनाते हैं, वो क्या होती है, वो वेदिका उसको कहा जाता है। ये शब्द वहीं से आकर क्या है, तो होता क्या है कि पहाड़ी का वो जो इलाका है उसको ये लोग काट काट कर इस तरह से वेदिका बनाते हैं, इस तरह से। तो जो पहाड़ पहले आपको दिख रहा था वो आपको वेदिका के फॉर्म में दिखेगा, ऐसे ऐसे। अब ये जो पहाड़ हो गया, इसमें जो जगह होगी यहाँ पर वो खेती करना शुरू कर देते हैं। तो कितना अच्छा तरीका है, पहाड़ों पर भी खेती की जा सकती है, बस आपको उसके लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा। और वो नई सोच क्या है, वो है वेदिका फॉर्म। चौड़े और समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। ये चौड़े और समतल सोपान का मतलब भी यही होता है, ये सोपान इसी को कहते हैं और वेदिका भी इसी को कहते हैं। तीव्र ढाल पर बनाए जाते हैं, मैंने बोला ना कि पर्वतीय इलाकों की जो ढाल होती है उसी पर बनाए जाते हैं, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा तो शब्द वैसे ही आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो इन सपाट इलाकों में आसानी से फसल उगाई जाती है, इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन दोनों ही कम हो सकता है। इससे क्या होता है कि जो वर्षा का पानी तेजी से आपके यहाँ से निकलेगा नहीं, और अगर वर्षा का पानी यहाँ पर गिरा है तो यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, तो धीरे धीरे पूरे जो ढाल वाले इलाके सबको जो है पानी की उपलब्धता भी हो जाएगी और मिट्टी की उर्वरता में भी कमी नहीं आएगी, मिट्टी का अपरदन से भी बचा जा सकता है। तो मिट्टी को संरक्षण करने की ये तकनीक जो पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल की जाती है, ये बहुत अच्छी तकनीक है जिसको आप फोटो में भी समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली तकनीकों की ओर। हमारी अगली तकनीक है रक्षक मेखला। रक्षक मेखला अगर मैं बोल दूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के जवान बॉर्डर पर खड़े होकर के हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो हमारे देश के लिए वो बॉर्डर पर खड़े सैनिक क्या कहलाएंगे, वो रक्षक मेखला कहलाएंगे। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि अगर देश को बचाना है तो एक रक्षक मेखला बना दो। फॉर एग्जाम्पल ये फोटो आप देख रहे हो, ये पेड़ों की संख्या देखो, पेड़ों की लाइन पूरी। अगर मैं बोल दूं कि आपके इलाकों में, ये आपका इलाका है, इस इलाकों में बहुत ज़्यादा मृदा का अपरदन हो रहा है, और मृदा का अपरदन इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पेड़ों की संख्या कम थी और मृदा का जो बंधन है वो कमज़ोर होता है, आपके क्षेत्र में कमज़ोर है, इस वजह से वहाँ पर मृदा जो है उड़ रही है। किसकी वजह से, बहुत तेज हवा चलने की वजह से मृदा उड़ना शुरू हो जाती है। अब ये हवा जो है मृदा का अपरदन करेगी, लेकिन अगर आपने उस क्षेत्र को बचाने के लिए बड़े बड़े पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे यहाँ पर लगा लिए हैं, तो ये ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे क्या करेंगे, उस हवा को रोक लेंगे और मिट्टी तक पहुँचने से बचाएंगे। इससे आपके मृदा का अपरदन रुक जाएगा। तो देखिए ये पेड़ कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, हो सकता है ये यूकेलिप्टस के पेड़ हो। तो ऐसे स्ट्रेट और बड़े बड़े पेड़ उगाने से क्या होगा, हवा इनसे टकराएगी और टकरा करके हवा की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को संरक्षण की विधि रक्षक मेखला के नाम से जाना जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। दूसरी जो चौथी हमारी है समोच्च रेखी जुताई। समोच्च रेखी जुताई में क्या होता है, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। देखिए ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये समोच्च रेखी खेती है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप कहीं उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश भविष्य में घूमने जाओ
या आप में से कोई व्यक्ति वहाँ घूमने गया है तो वहाँ पर फल और फूलों की जो खेती होती है वो इसी प्रकार की होती है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो ढाल तीव्र होता है उसको मंद करने के लिए वो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो समोच्च रेखी में वो ऐसे रेखा बना करके ऐसे इसमें यहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं। तो ये बीच बीच में वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस जगह पर वो खेती करना शुरू कर देते हैं, जिससे मृदा का अपरदन भी नहीं होता है और पूरे इलाकों में इस तरह की उनको ये पानी की उपलब्धता हो जाती है। या फर्ज करो मैं आपसे पूछूं, अपने चाय बागान के इलाकों का फोटो जरूर देखा होगा। कई सारी फिल्मों में चाय के खेत जो बागान होते हैं उनको दिखाया जाता है। उसमें क्या होता है, ऐसे सीढ़ीदार बना होता है, ऊपर से नीचे ऐसे स्लोप, ऐसा ढाल जैसा बना होता है, और वो खेती जो है वो समोच्च रेखी खेती ही कहलाती है। मुझे लगता है कि ये वाला बिंदु भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो बिंदु है, जो रक्षा करने की जो विधि है वो है चट्टान बांध। देखिए चट्टान बांध क्या होता है। चट्टान बांध मतलब चट्टानों के द्वारा बनाया गया बांध। अगर किसी क्षेत्र में किसी नदी के बहाव की वजह से मिट्टी की बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है तो क्या करते हैं कि पहाड़ों को काट करके ऐसी प्राकृतिक प्रकार की नालियां बनाते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये एक जलप्रपात जैसा ही कुछ है। तो क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि दो पर्वतों के बीच में जगह को काट करके इतना ऐसा कर दिया गया, गहरा कर दिया गया, ताकि नदी का पानी जो है उससे बह करके निकल जाए और आपके खेतों या दूसरे रिहायशी इलाकों में पानी बाढ़ का ना पहुँचे। उससे मिट्टी के नुकसान को हम लोग बचा सकते हैं। इसको पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। जल के प्रवाह को, ताकि वो बाहर ना जाए, कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं। मृदा की क्षति को रोकने के लिए चट्टान बांध का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं समोच्च रेखी रोधिकाएं। समोच्च रेखी रोधिकाएं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। समोच्च रेखी जो जुताई वाली है वो अलग है और समोच्च रेखी रोधिका ये थोड़ा अलग होता है। ये पहाड़ी इलाकों पर नहीं करते। इसमें क्या होता है, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास या मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ भी बनाई जाती है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। देखिए इस तरह का फोटो। इसमें क्या होता है, जब पानी की बहुत कमी होती है तो पानी को इकट्ठा करने के लिए बीच बीच में घास की रोधिकाएं बना दी जाती है। चाहे वो घास की रोधिका बना दो, चाहे मिट्टी की रोधिका बना दो, मेड़ जैसा सिस्टम बना दो, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। और इसके अंदर इस फोटो में भी आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा। तो खेती इतने इलाके, इतने जगह पर तो आपने फसल बो दी, और जो बात का इलाका है इसको आपने खाली छोड़ दिया और बीच में आपने बाड़ लगा दी, ताकि उससे क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता भी जो है बनी रहेगी और मिट्टी का अपरदन भी इसकी वजह से नहीं होता। मिट्टी संरक्षण की एक अच्छी तकनीक है। आखिरी तकनीक है बीज की फसल उगाना। बीज की फसल उगाना मतलब वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें उगाना मिट्टी की उर्वरता को बचाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। कई बार किसानों को हिदायत दी जाती है कि अगर आपको कम से कम रसायन का इस्तेमाल करना है, उर्वरकों का इस्तेमाल करना है, तो आप वैसी खेती करिए जिस पौधों से, जिन फसलों से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती हो। जैसे साल में एक बार दलहन वाली फसलों को बोना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि दलहन वाली फसलों की जो जड़ें होती है उसमें नाइट्रोजन बनाने वाला एक जीवाणु होता है। तो नाइट्रोजन बनाने वाला जो जीवाणु है ये नाइट्रेट बना देता है, और वही नाइट्रेट क्या होती है, हमारी भूमि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि उर्वरकों में भी काम आती है। तो राइजोबियम नाम का जो वो जीवाणु है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, इसी वजह से जो फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मूंग की, अरहर की, दालें वाली फसल जो उगाई जाती है, ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए होती है। इसलिए बीज की फसल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण एक तरीका है मिट्टी को संरक्षण करने की विधियों में। तो हमने मिट्टी के संरक्षण की सारी विधियों की बात इस चैप्टर में कर ली। आज के इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने आज सीखा कि मृदा क्या है। हमने आज के ही इस चैप्टर में ये भी सीखा कि मृदा के निर्माण के कारक क्या क्या है और मृदा को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। मृदा की समस्याओं पर भी हमने अच्छी चर्चा की और साथ ही साथ ये भी समझा कि मृदा की संरक्षण की विधियाँ क्या है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे भी हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि हमारा चैनल आपको उपलब्ध कराता है 100% मुफ्त शिक्षा, जो कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दी जाती हैं। और इसका प्लेटफॉर्म हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा इसको प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।